है अगर हौसला बुलंद तो मंजिल भी मिलेगी, की है अगर आपने मेहनत तो सफलता भी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित पटेल आप सभी लोगों का अपने चैनल शिक्षा पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे चैनल पर हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, जिसके 2 वीडियोज पहले अपलोड हो चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। कल जैसा कि हमने आप लोगों को राइज एंड फॉल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें कुछ स्टेट्स डिस्कस हो चुकी थी, और जो आज हम लोगों ने ली है वह है बंगाल। बंगाल जो है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बंगाल का। बंगाल को सन 1717 ईस्वी में, कब? 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को क्या बनाया जाता है? सूबेदार। ठीक, 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। लेकिन जब यह सूबेदार था उसी समय से यह एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में काम करता था। मतलब जब यह सूबेदार बनाया गया था उसी समय से यह एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया करता था। ठीक, और इसने बंगाल में कुछ रिफॉर्म्स भी किए, कुछ सुधार भी किए, ठीक, जिनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो सुधार था वो था कि इसने तकाबी लोन या तकाबी ऋण को इंट्रोड्यूस किया। किसको इंट्रोड्यूस किया? तकाबी लोन या तकाबी ऋण को। जो इसका मेन एम था, जो इसका उद्देश्य था, वो यह था कि किसानों को इतना एम्पावर किया जा सके कि वो जो बढ़ा हुआ कर है उसको पे कर सकें और कृषि में विकास लाया जा सके। इन 2 चीजों को उद्देश्य बना करके तकाबी लोन को इंट्रोड्यूस किया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। ठीक, मुर्शिद कुली खां जो, और उसके बाद जो आने वाले शासक थे वो भी मुस्लिमों के अलावा हिंदुओं को भी जॉब का समान अपॉर्चुनिटी देते थे। ठीक, तो यहां से हम क्या कह सकते थे कि वह कोई भी जाति में भेदभाव या धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं करता था। वो नौकरियों में समान अवसर दिया करता था, चाहे वह हिंदू हो चाहे वह मुसलमान हो। ठीक, यहां तक बात आपको क्लियर हुई? ये इन्होंने रिफॉर्म्स किए, जिसमें हमने तकाबी ऋण के बारे में पढ़ा, दूसरा उनकी पॉलिसी के बारे में पढ़ा। और अब जब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो जब मुर्शिद कुली खां थे उसके बाद जो बना वो बने शुजाउद्दीन, फिर उसके बाद सरफराज, फिर उसके बाद अली वर्दी खान, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खां के शासक बनने के बाद जो शासक बनता है वो शुजाउद्दीन, जो कि मुर्शिद कुली खां का क्या होता है? दामाद होता है। फिर इनका लड़का सरफराज, और फिर अली वर्दी खां, फिर शुजाउद्दौला। यह क्रम था जो बंगाल में शासक बने। ठीक, उसके बाद जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक सिस्टम चलता था, एक प्रथा था, जिसको हम लोग इजारेदारी के नाम से जानते हैं। इजारेदारी सिस्टम। इसमें क्या होता था कि इस सिस्टम को, जिसको मुर्शिद कुली खां ने इंट्रोड्यूस किया था, मुर्शिद कुली खां के द्वारा इस पद्धति को चलाया गया था, जिससे जो किसानों का शोषण था वो और अधिक बढ़ गया था। किसानों का शोषण क्यों बढ़ गया था? क्योंकि इसमें जो टैक्स वो लोग पे करते थे वो तो इन्हें पे करना ही होता था, साथ में ही उनको कमीशन भी पे करनी होती थी। मतलब ओल्ड टैक्स प्लस कमीशन। जो आदमी पहले सिर्फ मात्र इतना टैक्स नहीं पे कर पा रहा था, अब उसको जो लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको उसका कमीशन भी पे करना है। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो शोषण है वो क्या हुआ? बढ़ने लगा। ठीक, इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सारे नेता शासक, जैसे कि मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन, सरफराज और अली वर्दी खां, इन्होंने उन्हीं नीतियों पर काम किया और अंग्रेजों के खिलाफ खास कोई विरोध नहीं जताया। जब बारी आती है किसकी? सिराजुद्दौला की, तो इन्होंने देखा कि जो बंगाल का खजाना है वो अब खाली होने लगा था, तो उसी रूप में इन्होंने जो नीतियां थी अंग्रेजों के खिलाफ, जो बाकी पहले के शासकों ने अपनाई थी, उनके खिलाफ इन्होंने विरोध करना शुरू किया। सबसे पहले जो राइवलरी बढ़ी सिराजुद्दौला
और अंग्रेजों के बीच में, उसको हम लोग कुछ पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहले जो था गोल्डन फरमान, सन 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा जो गोल्डन फरमान दिया गया था, उसके तहत अंग्रेजों को यह छूट थी कि वह मुक्त व्यापार कर सकते थे, मतलब उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता था। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि जो बंगाल की जो वो था धनकोष था, वो क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। तो इसी को मतलब सही करने के लिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से कहा कि अब आपको यह सुविधा नहीं मिल पाएगी, अब आपको टैक्स क्या करना होगा, पे करना होगा। ठीक, एक बिंदु आपका गोल्डन फरमान वाला हो गया। दूसरा जो है, जो कलकत्ता और चंद्रनगर का फोर्टिफिकेशन और कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन। कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन कौन करा रहा था, ब्रिटिशर्स करा रहे थे, और चंद्रनगर का फोर्टिफिकेशन फ्रांसीसी करवा रहे थे। तो भाई सिराजुद्दौला ने इन लोगों से कहा कि आप लोग इस किलेबंदी को क्या करें, बंद करें। लेकिन भाई फ्रांसीसी तो एक सरकारी कंपनी थी, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी वैसे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इन्होंने जैसे ही सिराजुद्दौला की यह खबर उनके पास पहुंची कि हमारा शासक कह रहा है कि हमको वहां पर किलेबंदी नहीं करनी है, तो उन्होंने क्या किया, वो लोग भाई मान गए। लेकिन जो ब्रिटिशर्स जो शुरू से ही एक हमेशा सबके खिलाफ बगावत उतरने का सोचा करते थे, उन्होंने क्या करा, यहाँ पर फिर से एक बार सिराजुद्दौला की बात ना मानी। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं से जो एक कह सकते हैं राइवलरी बनी, किसके बीच में, ब्रिटिशर्स और आपका सिराजुद्दौला के बीच में, ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में। अब उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसी क्रम में बंगाल में ही घटना होती है ब्लैक होल की। किसकी घटना होती है, ब्लैक होल, यानी कि काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल। ठीक, ब्लैक होल की घटना दोस्तों होती है 20 जून 1756 को, 20 जून 1756 को। इसमें क्या हुआ था कि 100 से अधिक लोगों को एक बड़े से रूम में, जिसमें अंधेरा था पूरी तरीके से, उसमें इन लोगों को बंदी बना लिया था। किसमें, 100 से ज्यादा लोगों को एक रूम में बंदी बना लिया था। और जब नेक्स्ट डे, अगले दिन यह रूम खोला गया 21 जून 1756 में, तो इसमें अधिक से अधिक लोग मर चुके थे। मात्र जो 10-20 लोग बचे, वो भाग करके कहाँ पहुंच गए, फुल्टा आइलैंड। कहाँ पहुंच गए, फुल्टा आइलैंड। यहाँ पर भाई जो लोग बचे, जो लोग भाग गए, भाग करके कहाँ पहुंचे, फुल्टा। और यहीं पर सिराजुद्दौला ने गलती करी। अगर आपने बंदी बनाया था तो आपको अपने विपक्षी जो था उसको पूरी तरीके से हरा देना था। लेकिन सिराजुद्दौला ने यहाँ पर कमजोरी दिखाते हुए क्या किया कि उन्होंने उनका ना ही पीछा किया, जो फुल्टा लोग भाग करके गए थे, ना ही कोई ऐसी पॉलिसी बनाई, ना ही कोई ऐसा तरीका ढूंढा। अगर कोई विरोध करता है अंग्रेजों की तरफ से, अगर कोई पलट जवाब देता है, तो उसके खिलाफ वो लोग कैसे लड़ेंगे। ठीक, तो जिस चीज का इंतजार था, जब फुल्टा में ये लोग पहुंचे, तो वहां पर यह इंतजार करने लगे कि दक्षिण की तरफ से कोई आएगा अंग्रेज और इनकी क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक, जब ये लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे फुल्टा में, तो दक्षिण से कौन आया, रॉबर्ट क्लाइव। कौन आया, रॉबर्ट क्लाइव। दक्षिण से रॉबर्ट क्लाइव आता है और वो अटैक करता है किसके ऊपर, सिराजुद्दौला के ऊपर। ठीक, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। और सन फरवरी 1757 में, फरवरी 1757 में अलीनगर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, अलीनगर की संधि होती है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। यहां तक बात क्लियर। ठीक, उसके बाद देखते हैं, जब यह संधि हुई तो यह लोगों को एहसास दिला दिया गया, या कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला को यह एहसास दिलाया गया, विश्वास जताया गया उसको कि अब आपको अंग्रेजों की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब भाई सिराजुद्दौला सोच रहे थे कि अब अंग्रेज तो हमारे दोस्त हो गए हैं, अब हमें उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे कि घर का आदमी ही पूरे घर का विनाश कर देता है अगर वो अलग होने लगता है, उसी तरीके से सिराजुद्दौला के जो अपने लोग थे, उनमें से अंग्रेजों ने बारीकी से देखा और कुछ 4-5 लोगों को निकाला और उनको उसके खिलाफ यूज किया। ठीक, जिसमें एक ट्रेडर था,
बिजनेसमैन थे और मीर बख्शी था। ठीक, 4-5 लोगों का यूज किया और उनके खिलाफ इन्होंने यूज किया। फिर उसके बाद फरवरी 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी का युद्ध एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसे कभी लड़ा ही नहीं गया। द बैटल विच इज नेवर फॉट इज द बैटल ऑफ प्लासी विच टुक प्लेस इन 1757। ठीक, इसमें क्या हुआ कि पहली बात तो यह किस नदी के किनारे हुआ था, या भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस अक्रॉस द रिवर भागीरथी। इसमें क्या हुआ, जैसे कि अंग्रेजों ने लोगों को ढूंढ रखा था कि भाई हम इन लोगों को सिराजुद्दौला के खिलाफ इस लड़ाई में प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि युद्ध हुआ और उसमें मीर जाफर क्या करता है, उसको धोखा देता है, किसको, सिराजुद्दौला को। किस तरीके से, मीर जाफर सिराजुद्दौला से कहता है कि आप यहां से चले जाइए, हम इस युद्ध को संभाल लेंगे। लेकिन सिराजुद्दौला को तो लगता था कि मीर जाफर अपना ही आदमी है, चलो हम चलते हैं, अपना आराम करते हैं। लेकिन जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में ही किसकी, सिराजुद्दौला की मृत्यु कर दी। किसने, मीर जाफर के लड़के ने। ठीक है, मीर जाफर के लड़के ने सिराजुद्दौला की मृत्यु कर दी। मात्र एक ही ऐसा आदमी था जिसके नेतृत्व में सिर्फ एक जो सेना का गुट था जिसने ईमानदारी से लड़ा, उसका नाम था मीर मदान। ठीक, सिर्फ एक यही गुट था जिसने सिराजुद्दौला की तरफ से ईमानदारी से लड़ा था। यहां तक बात क्लियर हो गई। ठीक, प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों की क्या हुई, जीत हुई। बैटल ऑफ प्लासी हो गया, कहां हुआ, भागीरथी नदी के किनारे हुआ। कौन जीता, अंग्रेज जीते। और मीर जाफर जिसने दगाबाजी करी, किसकी तरफ से, सिराजुद्दौला की तरफ से। ठीक, तो अब मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करी, जिससे अंग्रेजों को मतलब जीत हासिल हुई। उसी चीज को देखते हुए क्या किया गया, अब मीर जाफर को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। मीर जाफर नाउ बिकेम द सूबेदार ऑफ बंगाल। तो मीर जाफर भाई, उसने जो गद्दी पाई थी वो अंग्रेजों के तरफ से ही पाई थी, मतलब अंग्रेजों की उसने हेल्प करी थी, उसे लिए इसको मिली। तो इसके बदले उसने कुछ दिया। ठीक, उसने क्या दिया कि कुछ अमाउंट और कुछ डिस्ट्रिक्ट की क्या दे दिए, दीवानी राइट उन्होंने दे दिए। किसने, मीर जाफर ने। यहां तक हम लोगों ने मीर जाफर तक अपनी पूरी बात समझ ली। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तो वो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की जो दीवानी राइट है वो किसको दे देता है, अंग्रेजों को दे देता है। और कितने करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए अंग्रेजों को यह देता है। कौन देता है, मीर जाफर। फिर मीर जाफर के बाद कौन बनता है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम। मीर कासिम भी अंग्रेजों की द्वारा ही बनाया गया था, तो इसने भी मीर जाफर की तरीके से कुछ चीजें अंग्रेजों को दी। इसने क्या क्या दिया, इसने वर्धमान, बिदनापुर और चटगांव, इन 3 जगहों की दीवानी राइट किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। ठीक, अब जब समय गुजरा तो मीर कासिम से अंग्रेजों ने और पैसों की मांग की, जिससे वह परेशान होने लगा था। तो उसने जो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी उसको कहां शिफ्ट कर दिया, मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी किसने करी, मीर कासिम ने करी। और क्योंकि वह अंग्रेजों का हस्तक्षेप था उसे कम करना चाहता था, इसीलिए उसने राजधानी को क्या बना दिया, मुंगेर। दोस्तों, सबसे पहले जो बंगाल की राजधानी थी वह थी ढाका, जिसे मुर्शिद कुली खान ने कहा लाया था, मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बनाया था। बाद में ये फिर देख लीजिए आप, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को किसने शिफ्ट किया था, मीर कासिम ने। ठीक,
जब मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को बदल दिया तो अंग्रेज लोग सोचे कि अब मीर कासिम कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं, तो हम अपने फिर से जो हमारे पुराने थे, जो हमारे प्रति बहुत ही वफादार थे, कौन, मीर जाफर, इन्हें हम फिर से दोबारा बनाते हैं। तो मीर कासिम को क्या कर दिया, निकाल दिया और पुनः एक बार मीर जाफर की एंट्री होती है बंगाल में। ठीक, अब क्या होता है कि भाई अगर किसी आदमी को आप हटा देते हैं तो उसे बेइज्जती महसूस होती, तो वो भी कुछ रिएक्ट करता है। तो वो क्या करा, उसने षड्यंत्र रचना शुरू करा। किसने, मीर कासिम ने षड्यंत्र रचा। उसने किन लोगों के साथ मिलकर के, मीर जाफर, मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, एंड प्लस मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और किस युद्ध का इन लोगों ने परिणाम दिया, बैटल ऑफ बक्सर। इन तीनों लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी रची जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, बैटल ऑफ बक्सर देखने को मिलता है, जिसमें यह एक ज्वाइंट ग्रुप किसके साथ लड़ता है, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ता है। और इसमें एक बार फिर से ब्रिटिशर्स की क्या होती है, जीत होती है। ठीक, इस बार बक्सर में ब्रिटिशर्स की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। ठीक, हेक्टर मुनरो ने बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स की तरफ से क्या किया था, नेतृत्व किया था। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, बक्सर के युद्ध से हमें यह पता चला, बक्सर के युद्ध से यह दर्शाया गया कि अब भारत में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो अंग्रेजों को हरा सके। अर्थात अब अंग्रेज एक तरीके से पूरे इंडिया में अपनी सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर चुके थे। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि इम्पैक्ट क्या था बैटल ऑफ बक्सर का। जब बक्सर का युद्ध हो गया तो उसका क्या प्रभाव पड़े। ठीक, तो उसके बाद सबसे पहली चीज जो हुई वो हुई सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि, जिसके तहत क्या होता था कि जो शासक होता था उसको अपनी सेना को समाप्त करना होता था और अंग्रेज लोग अपनी सेना भेजते थे और उनकी सुरक्षा करते थे, और जिसका खर्चा किसे देना होता था, उसी शासक को देना होता था। और वो जो फौज आती थी, जो सेना का गुट आता था, वो उसी शासक के दरबार में भी रहते थे और उनका सारा खर्च उसी शासक से लिया जाता था। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो सब्सिडरी अलायंस हुई वो दो लोगों से हुई, एक अवध के नवाब ऑफ अवध और दूसरी मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड। इन दोनों के साथ सहायक संधि हुई। पहली सहायक संधि हुई थी आपकी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। इसमें क्या हुआ था कि शाह आलम सेकेंड के साथ जो सहायक संधि हुई थी, इसमें शाह आलम सेकेंड ने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, इन 3 जगह की दीवानी राइट किसको दे दिया था, अंग्रेजों को दे दिया था। जिससे इनका जो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो लीगल राइट था, जो लीगल पावर थी, अब किसके हाथ में थी, अंग्रेजों की हाथ में थी, क्योंकि अब यही कलेक्ट करते थे और यही इम्पोज करते थे, किसको, टैक्स को। उसके बाद क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय को बंदी बना करके कहां भेज दिया गया, इलाहाबाद भेज दिया गया। और पेंशन कितनी इनको दी गई, 26 लाख रुपए। 26 लाख रुपए इनको पेंशन के रूप में दिए गए और इनको बंदी बना करके इलाहाबाद ये चले गए। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नवाब ऑफ अवध यानी कि शुजाउद्दौला के साथ जो सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि करी गई अंग्रेजों के द्वारा, उसमें क्या हुआ, इसमें उन सारे पॉइंटों के बारे में बताया गया जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आते थे। इसमें जो अवध का नवाब था उसने खड़ा क्षेत्र किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, और अंग्रेजों ने यह चीज किसको दे दी, मुगल एम्परर को दे दी। ठीक, खड़ा जो क्षेत्र था जो सहायक संधि के तहत अंग्रेजों को मिला और अंग्रेजों ने उसे किसे दे दिया, मुगल एम्परर को दे दिया।
अब सब्सिडरी अलायंस में क्या था, पहले भी मैंने बताया कि जो शासक होता था उसको अपनी सेना को क्या करना होता था, समाप्त करना होता था, और अंग्रेज अपनी सेना भेजते थे, और जिसका खर्च कौन देता था, खुद वह शासक देता था, जिसके दरबार में वह पूरी सेना रह रही होती थी। ठीक, तो कहने का मतलब ये था कि पूरी तरीके से अंग्रेज जो है अपना कंट्रोल सब्सिडरी अलायंस के द्वारा उस क्षेत्र में ऑक्युपाई कर लेते थे जहां जिसके साथ वो लोग सब्सिडरी अलायंस किया करते थे। ठीक, तो आज हम लोगों ने जो देखा पूरा बंगाल के बारे में देख लिया, जिसमें हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को भी कवर किया। इसमें जो सब्सिडरी अलायंस वाला पोर्शन है इसको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें बताया जाएगा कि सब्सिडरी अलायंस के तहत कौन कौन से रीजन थे जिनको अंग्रेजों ने लिया। ठीक, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो हिंदी की कक्षाएं हैं वो शायद आज या कल में आपको पक्का मिल जाएंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत लगती है तो उसे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।